रेल मिनिस्टर, आपकी रेल देश में लेट है और देश की आम जनता के नाम के आगे भी लेट यानी स्वर्गीय लगा रही है। देश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर सुरक्षित और मंगलमय यात्रा करना चाहती है, लेकिन विडंबना देखिए, सुरक्षित यात्रा के नाम पर आपकी ट्रेन घंटों घंटों सिर्फ सरकती रह जाती है। फिर भी हादसों की रफ्तार कम नहीं होती। रेल मंत्रालय संभालने वाले प्रभु जी, आज आपको समझना होगा, यह देश रेल में यात्रा करना चाहता है, अंतिम यात्रा नहीं। क्या होगा इस बात का तमगा लेने से कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हिंदुस्तान का है, जबकि 3 साल के आंकड़े कहते हो कि भारत में औसतन रोजाना 83 रेल हादसे हो रहे हैं। सुनने समझने में ये बहुत अच्छा लगता है कि एक ट्वीट पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु आपको रेल के डब्बे तक दूध, कंबल और डायपर जैसी चीजें भिजवा देते हैं, लेकिन रेल हादसों में आपके अपनों की जान नहीं जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? एक ट्रेन लेट होती है तो कितने रुपए का नुकसान होता है? किस प्रदेश में होते हैं सबसे ज्यादा रेल हादसे? कौन से महीने में होते हैं सबसे ज्यादा रेल एक्सीडेंट? दिन के किस वक्त होते हैं सबसे ज्यादा मौत के हादसे? बारीक से बारीक रिसर्च आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 38 दिन में कानपुर ने 2 रेल हादसे देख लिए, लेकिन अफसर शुक्र मना रहे हैं कि कोई मरा नहीं। मामूली सुधारों का झुनझुना बजाती हैं सरकारें। मौत की नींद सुलाने वाले इस सुस्त और लापरवाह रेल सिस्टम से आजादी कब मिलेगी? अड़तीस दिन के भीतर ही कानपुर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर कागज के पत्तों की तरह बिखरे ये सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के सिर्फ 15 डिब्बे नहीं, ये भारतीय रेल के जंग खा चुके सिस्टम और चरमरा चुकी सुरक्षा प्रणाली की बिखरी हुई सोच है, जिसने आज भी सैकड़ों लोगों को मौत के मुहाने पर खड़ा कर दिया। आज दिन की शुरुआत हुई ट्रेन के हादसे की एक बुरी खबर के साथ। रूरा रेलवे स्टेशन, जो कि कानपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर है, यहाँ सियालदह अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी और यहाँ पर स्टेशन के पास ही ये हादसा हुआ है। 38 दिन पहले जिस कानपुर के पुखराया में रेल हादसे में 145 लोगों की जान गई, उसी कानपुर के रूरा में आज सुबह सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे उतर गए, 50 लोग जख्मी हो गए और देश के रेल मंत्री जीरो एक्सीडेंट एक्शन प्लान का भी सिर्फ झुनझुना ही बजा रहे हैं। हमारी प्रयास बराबर यही है। माननीय रेल मंत्री जी ने जीरो एक्सीडेंट मिशन का लक्ष्य रखा है कि हम कैसे जीरो एक्सीडेंट तक पहुंचें, और उसका एक एक्शन प्लान बना हुआ है, उसको और इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी चल रही है, रोड मैप बनाया गया है। इसीलिए आज हमको कहना पड़ रहा है कि रेल मंत्री जी, जनता यात्रा करना चाहती है ट्रेन में, अंतिम यात्रा नहीं। सिर्फ 1 रुपये में 10 लाख रुपए का बीमा करके सीना फुलाने से अच्छा होगा कि देश की रेल आम जनता को जिंदगी की गारंटी दे। रेल मंत्रालय क्यों भूल जाता है कि 2012 में देश में 31,612 रेल दुर्घटना हो चुकी है, 2013 में 31,236 रेल हादसे देश में हो चुके हैं और 2014 में 28,360 रेल हादसों से देश दहल चुका है। 3 साल के आंकड़े कहते हैं कि देश में औसत रोज 83 रेल हादसे हो रहे हैं। हर रेल हादसे के बाद मंत्री से लेकर अफसर तक शुरुआती जांच की चल्लपो करते हैं और रेलवे अपने लिचलिचे ढर्रे पर दोबारा लौट आता है। यकीन ना हो तो जरा इन आंकड़ों का आईना आज पूरा रेल मंत्रालय भी देख ले दर्शकों के साथ साथ। रेलवे दुखड़ा रो देता है कि कोहरे या बारिश में बाढ़ के कारण हादसे हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रेल हादसे देश के 12 महीने होते हैं। आंकड़े कहते हैं कि जनवरी फरवरी में अगर 4000 से ज्यादा रेल हादसे हुए तो अक्टूबर नवंबर में करीब 4840 रेल हादसे हुए। मार्च अप्रैल जब कोहरा नहीं होता तब भी तो 4515 रेल हादसे इन महीनों में भी हुए। हादसों के वक्त पर गौर किया जाए तो ज्यादातर रेल हादसे सुबह 6 से दोपहर 12 बजे के बीच होते हैं। 2014 के आंकड़े कहते हैं कि अगर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच 4556 रेल एक्सीडेंट देश में हुए, तो फिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हादसों की तादाद 9773 पर पहुंच गई। जरा गौर कीजिए इन आंकड़ों पर।
एक आरटीआई से यह भी पता चला कि देश के आजाद होने के बाद अगर पहली बार 1962 में रेल हादसा हुआ तो 10,000 मुआवजा तय किया गया, लेकिन पिछले 19 साल से देश में रेल हादसे पर 4 लाख रुपए ही मुआवजा दिया जा रहा है। रेल मंत्रालय कहता है कि कोहरे में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ट्रेनें धीमी चलाई जाती हैं, लेकिन फायदा ही क्या जब धीमी चलने वाली ट्रेनें भी हादसे का शिकार हो जाएं। बातें तो बुलेट ट्रेन की जाती हैं, लेकिन रोजाना लाखों यात्री रेलवे की लेट लतीफी के जाल में फंस रहे हैं। कल का टिकट था 27 तारीख का, जो अभी आज 28 तारीख हो गया है, अभी तक ट्रेन अभी तक आया नहीं है। 26 तारीख को चली है, आज सवेरे तक आने की अभी तक कोई बात नहीं। मैंने इंक्वायरी में भी पता किया तो उन्होंने अभी कहा है कि 10 बजे तक आ सकती है। ये दिक्कत जितेंद्र, पंकज जैसे देश के लाखों लोगों की है। अभी तो कोहरे की शुरुआत हुई है और हालत जरा देख लीजिए। राइट टाइम ट्रेन का पैमाना 83% से 60% पर आ चुका है। पहली बार राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनें रिकॉर्ड 30 घंटे और मेल एक्सप्रेस 53 घंटे तक लेट हो रही हैं। देश में शायद ही कोई रेल मंत्री हो जिसने रेल बजट में यह ना कहा हो कि ट्रेन अब राइट टाइम होने वाली है। लेकिन हो क्या रहा है, जरा ये समझिए आप। कुछ आंकड़े अब हम आपको दिखाएंगे। इन आंकड़ों को आप बहुत गौर से देखिएगा, सीधे सीधे आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं ये आंकड़े। देश में कुल 68,000 किलोमीटर लंबी पटरी है, जिसमें उत्तर भारत की 10,000 किलोमीटर लंबी पटरी पर ट्रेनें कोहरे में लेट होती हैं। रेल मंत्रालय खुद बताता है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 18,000 यात्री ट्रेन लेट हो जाती है, यानी रोज 4 लाख मुसाफिर ट्रेन लेट होने की वजह से प्रभावित होते हैं। 4 लाख मुसाफिरों का यह आंकड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रेन लेट होने पर रेलवे को सालाना लगभग 1200 करोड़ का नुकसान सहना पड़ता है। यहां आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी भी दे दें। कैग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल चेन पुलिंग से ही रेलवे को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो क्या 160 साल से ज्यादा पुरानी भारतीय रेल के पास हर साल कोहरे में ट्रेन की लेट लतीफी का कोई हल नहीं है? अगर देश अंतरिक्ष में पहुंच सकता है तो रेलवे कोहरे से निपटने के इंतजाम क्यों नहीं बताती? हम आपके लिए लाए हैं एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रिया। बहुत ही एक पुराना टेक्निकल जो सॉल्यूशन इसका है वो पटाखे लगाने का है। जो सिग्नल होते हैं उससे पहले पटाखे लगा दिए जाते हैं। जब ट्रेन इंजन उसके ऊपर से मूव करता है तो पटाखे फट जाते हैं। पटाखे फटने से ड्राइवर को पता चल जाता है कि कोई सिग्नल आने वाला है, जिससे वो अलर्ट हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। एक जो रिसेंटली तकनीक हम 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं वो फॉग सेफ डिवाइस की है। ये डिवाइस है जिसको हम GPS मैपिंग कर इंजन में लगा देते हैं, तो जिस भी रूट पर ट्रेन जा रही है उस रूट के सिग्नल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। 2 चीज़ें और ट्रायल पर हमारे यहाँ चल रही हैं, जिसमें ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम है जो कि फॉग के समय में इंपॉर्टेंट रहता है। ये NCR सिस्टम में चल रहा है। एक त्रिनेत्री सिस्टम है जिसको लास्ट ईयर ट्रायल किया गया था, उसको RDSO और रेलवे बोर्ड अभी देख रहे हैं। अभी वो इनिशियल ट्रायल स्टेजेस पर हैं। तो उस त्रिनेत्र डिवाइस यानी रेलवे की तीसरी आंख की भी जानकारी आज आप ले लीजिए, जिससे दावा है कि कोहरे में भी रेल बिना हादसे और बिना लेट हुए दौड़ पाएगी। त्रिनेत्र ऐसी डिवाइस है जिसमें उच्च क्षमता का ऑप्टिकल वीडियो कैमरा, अति संवेदनशील इंफ्रारेड कैमरा और रडार आधारित ट्रेन मैपिंग सिस्टम लगा होगा, जिसकी मदद से ट्रेन ड्राइवर को 1200 मीटर पहले ही सिग्नल की स्थिति की सटीक जानकारी होगी। दक्षिण भारत में इसका सफल टेस्ट कर लिया गया और अब उत्तर भारत में इस तकनीक को परखा जा रहा है। रेलवे घाटे का रोना रोकर आपकी जेब पर तरह तरह के सितम ढाता है, लेकिन मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर चवन्नी भर का फर्क नजर नहीं आता है। ऐसे में किससे भारत को सीख लेनी चाहिए? आइए जरा विस्तार से आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दिखाने जा रहे हैं हम आपको वो देश जिससे भारत को सीख ले लेनी चाहिए, जापान। जापान में बुलेट ट्रेन नेटवर्क, जिसे शिनकानसेन कहा जाता है, दुनिया का सबसे बेस्ट नेटवर्क माना जाता है जापान के इस नेटवर्क को। जापान टुडे के डेटा के अनुसार 1964 में जब से इस नेटवर्क की शुरुआत हुई है, तब से एक भी पैसेंजर की जान किसी हादसे की वजह से नहीं हुई है जापान में। इन ट्रेनों का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम बेहद शानदार है।
ये सिस्टम इतना ताकतवर है कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन को भी महज 300 मीटर के भीतर भीतर रोका जा सकता है। जापान का रेल नेटवर्क अपनी टाइमिंग के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। वहां ट्रेनें मिनट ही नहीं सेकंड्स तक पर भी टाइम पर रहती है। और मानिए अगर 1 मिनट से ज्यादा ट्रेन लेट हो जाती है तो फिर बाकायदा यात्रियों से माफी मांगी जाती है। आज अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा। उनके कई समर्थकों का समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। यही नहीं, मुलायम ने अखिलेश यादव की सीएम उम्मीदवारी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है और जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तब तक हो जाता है। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी शायद टिकट कटी है। मैं फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि ऐसे लोग जिन्होंने काम अच्छा किया है, जो अपने क्षेत्र में जीत सकते हैं, उनकी दोबारा विचार किया जाए उन पर। टिकट के ऐलान के वक्त अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी से ही कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट बंटवारे में मुख्यमंत्री की नहीं चली। आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के टिकट बांटे गए उससे साफ हो गया है कि चचा शिवपाल भतीजे अखिलेश पर भारी पड़े हैं। जिस गायत्री प्रजापति को अखिलेश ने निकाला उसे शिवपाल ने टिकट दिया। अखिलेश के विरोध के बावजूद अतीक अहमद को टिकट से सम्मानित किया गया। राजकिशोर सिंह को अखिलेश ने मंत्रिमंडल से निकाला, फिर भी शिवपाल ने उन्हें टिकट दे दिया। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे को टिकट देने के लिए अखिलेश समर्थक मंत्री का टिकट काटा गया। साफ है कि टिकट बंटवारे में चचा शिवपाल ही हावी रहे हैं। इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी पार्टी में नहीं है और बहुत सोच समझ के हमने जिताऊ उम्मीदवार खड़े किए हैं। अखिलेश की इच्छा के बावजूद मुलायम ने कांग्रेस से गठबंधन करने से इनकार कर दिया। बबीना सीट से भी उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया। अखिलेश यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और अब 24 घंटे 24 रिपोर्टर में बड़ी सियासी खबर आपको बता दें। टिकट बंटवारे में नहीं चलने के बाद अखिलेश यादव की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है। सवाल यही किया जा रहा था कि क्या कदम उठाएंगे अखिलेश यादव, और अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने सुरभि शुक्ला को आवास विकास परिषद की उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। सुरभि के पति संदीप शुक्ला को मौजूदा विधायक की जगह सुल्तानपुर के लभुआ सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कल सुबह 11 बजे अखिलेश ने सभी विधायकों की घर पर बैठक बुलाई है। पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल होंगे। पीएमओ ने राष्ट्रपति के पास उनके नाम की फाइल भेज दी है। आज ही नजीब जंग का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था। एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि अनिल बैजल दिल्ली के नए उपराज्यपाल हो सकते हैं। अनिल बैजल 1969 बैच के आईएएस हैं। वो 2006 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे। बैजल डीडीए के वाइस चेयरमैन, एयर इंडिया के सीएमडी और प्रसार भारती के सीईओ पद पर भी रह चुके हैं। नोटबंदी पर राहुल गांधी ने आज सरकार से 5 सवाल पूछे। इसके जवाब में बीजेपी ने पूछा, यूपीए में घोटाले का माल किसने खाया? 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए, कितने लोगों ने डिमोनेटाइजेशन के कारण अपनी जान खोई और सरकार ने उन लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया है या नहीं। डिसीजन जब प्रधानमंत्री ने लिया, उन्होंने किससे पूछ कर लिया, किन एक्सपर्ट से उन्होंने राय ली, उनके हमें नाम बता दें। राहुल गांधी जी ये बताए कि ये 50 परिवार क्या रातों रात अमीर हो गए? ये 50 परिवार तो उनके समय के बनाए हुए परिवार है। और क्या ये सच्चाई नहीं कि इन 50 परिवारों में कोई नंबर 1 परिवार है तो वो गांधी परिवार है। जीप स्कैम से लेकर चॉपर गेट स्कैम तक अगर कमीशन किसी के पॉकेट में गया है तो ये इसी परिवार के पॉकेट में गया। इससे पहले कल राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर पीएम का इस्तीफा मांगा था। आज पटना में नोटबंदी के खिलाफ लालू यादव ने रैली निकाली थी, लेकिन मामला तब दिलचस्प हो गया जब उनके घर के बाहर जुटे समर्थकों ने नोटबंदी के पक्ष में ही बोलना शुरू कर दिया। किसान मजदूर के पेट पर लात मारा, 50 दिन हो गया, अभी 74
नहीं हुआ है। नोटबंदी के समर्थक में आप हैं? हाँ। क्या समर्थन है आपका नोटबंदी के? अच्छा फैसला है या गलत फैसला है? अच्छा फैसला सब लेने के लिए तो ठीक है। रैली से पहले समर्थकों ने नोटबंदी पर लालू की पोल खोली। वहीं रैली के दौरान कानून को ठेंगे पर रखकर हुड़दंग मचाते नजर आए। सहयोगी पार्टी कांग्रेस और जेडीयू भी इस रैली से दूर ही रही। जब सवाल हुआ तो लालू ये कहते नजर आए कि 10 दिन बाद भव्य रैली करेंगे जिसमें देश की 10 पार्टियां शामिल होंगी। आज कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसके बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रखने पर लगेगा जुर्माना। 500 और 1000 के पुराने नोट रखने और लेने देने पर जुर्माना लगेगा। 500 या 1000 के ज्यादा से ज्यादा 10 नोट रखने की छूट होगी। तय सीमा से ज्यादा रखने पर कम से कम 5000 रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। 30 दिसंबर 2016 के बाद पुराने नोट मिलने पर कार्रवाई होगी। ये एक आपराधिक मामला माना जाएगा और स्थानीय मजिस्ट्रेट के दायरे में आएगा। 31 मार्च 2017 तक 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट रिजर्व बैंक के 27 दफ्तरों में जमा कराए जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद अगले 72 घंटों के भीतर सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर इन शर्तों की जानकारी देगी। और 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आगे आपको दिखाएंगे कहां कहां पकड़ा गया काला धन। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर न्यूज अपडेट। मुंबई में 48 लाख रुपए पकड़े गए, 45 लाख के नए नोट मिले। कर्नाटक और गोवा में अब तक 48 करोड़ की अघोषित आय जब्त की गई, जिसमें 22 करोड़ की नई करेंसी शामिल है। पुडुचेरी में पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण। अब पुराने नोट जमा करने के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी अब पुराने नोट कहीं नहीं चलेंगे और ना ही किसी को इनकी जरूरत होगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि काले बाजार में पुराने नोटों की मांग कम होने की जगह अचानक बढ़ गई है। व्यापारी पुराने नोट प्रीमियम पर खरीदने को तैयार हैं। आखिर क्या है ये गोरख धंधा? 1 लाख के पुराने नोट दो और 1,05,000 के नए नोट लो। मुंबई और कोलकाता में अब ये हैरान करने वाला ट्रेंड दिख रहा है। इसके पीछे वजह 30 दिसंबर की तारीख है। दरअसल नोटबंदी के बाद कमीशन की मोटी कमाई की उम्मीद में कई कारोबारियों ने अपने अकाउंट्स बुक में व्यापार को कई गुना बढ़ाकर दिखा दिया, लेकिन पुराने नोट उनके बजाय बैंकों में पहुंच गए। कई सालों से काले धन को सफेद करने वाले लोग कैश इन हैंड के जरिए फर्जीवाड़ा कर बच जाते थे, लेकिन नोटबंदी के बाद खातों में हेराफेरी करने वालों को डर है कि कहीं वो पकड़े न जाएं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के घर पर हमला। आतंकियों ने अनंतनाग में पीर मोहम्मद शफी के घर पर फायरिंग की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा का बड़ा बयान। कहा दुश्मनों से निपटने के लिए चाहिए राफेल जैसे 200 से 250 लड़ाकू विमान। भारत ने फिलहाल खरीदे हैं 36 राफेल विमान। पश्चिम बंगाल के सालबनी में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस में कर्मचारियों का ओवर टाइम करने से इनकार। 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे कर्मचारी। नोटबंदी के बाद सामान्य यानी कि फीचर फोन से लेन देन 5000% से भी ज्यादा बढ़ा। क्रेडिट डेबिट कार्ड से ये बढ़ोतरी 43% रही, जबकि ई वॉलेट के जरिए लेन देन में बढ़ोतरी 233% की दर्ज की गई है। डिजिटल पेमेंट से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करने के लिए जल्द एक हेल्पलाइन शुरू होगी। इसके लिए आप 14444 ये नंबर पे शिकायत कर सकते हैं।